हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। इससे पहले हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूनिट कवर कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर कवर कर चुके हैं। कुल मिलाकर के 3 चैप्टर अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। साथ में उस चैप्टर्स के नोट भी आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं, ताकि आपकी तैयारी में किसी तरह की दुविधा नहीं रहे। आप इस लॉकडाउन में भी अपने बोर्ड के तैयारी को बेहतर ढंग से कर सके, इसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से समर्पित हैं। और आपसे भी उम्मीद है कि आप इस चैनल के माध्यम से जीव विज्ञान के अंक को बेहतर से बेहतर करने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को शुरू करते हैं। आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो आप इससे पहले 10th में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। उसके बाद यहाँ आपको इस चैप्टर का डिटेल किया जाएगा कि पुष्पी पादप में किस तरह से लैंगिक जनन होता है, कौन सा अंग इस कार्य को करेगा, उसका अंग का संरचना क्या है, वो किस तरह से कार्य करता है और किस तरह से नए प्लांट का निर्माण करता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुष्पी पादप में, ये देखेंगे कि पुष्प क्या है। अगर हम लोग पुष्पी पादप का बात करें तो वैसा पौधा जिसमें हम लोग पुष्प देखते हैं या जिस पादप में हम लोगों को पुष्प नजर आता है, उसको हम लोग पुष्पी पादप के नाम से जानते हैं। पादप जगत का सबसे इवॉल्व हिस्सा है ये पुष्पी पादप। पादप जगत का सबसे विकसित भाग है, सबसे विकसित हिस्सा है, क्योंकि ये नए पौधे के निर्माण के प्रक्रम में भाग लेता है। साथ ही साथ इसमें नई जाति का, नए लक्षणों का विकास होता है। इस माध्यम से, इस कारण से हम लोग कहते हैं कि पुष्पी पादप पादप जगत का सबसे विकसित हिस्सा है। चलिए तो देखते हैं पुष्पी पादप में सबसे पहले पुष्प के बारे में देखेंगे। पुष्प के बारे में देखने से पहले आप थोड़ा सा बात और समझिए कि पुष्पी पादप में की चर्चा जैसे ही होती है, हम लोगों को यह समझ जाना है कि यहाँ पर यानी कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन का जो भी कार्य होगा वो पुष्प के द्वारा संपन्न होता है। याद क्या रखना है, पुष्पी पादप में जो भी कार्य होगा वो सारा पुष्प के माध्यम से संपन्न होता है। पुष्प के माध्यम से संपन्न होगा, किस तरह से होगा वो सारा इस चैप्टर के डिटेल में हम लोग देखेंगे। उससे पहले अब आते हैं हम लोग कि पुष्प क्या है। फ्लावर जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि पुष्प क्या है, तो ये एक मजाक सा बात है कि पुष्प को कोई डिफाइन कर सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। पुष्प तना के रूपांतरित और संघनित भाग को हम लोग पुष्प कहते हैं। तना के रूपांतरित यानी कि अगर कोई तना है और वो अपना आकार बदल रहा है, यानी कि जो उसका पहले का आकार था उस आकार से वो परिवर्तित हो चुका है और संघनित हो गया, अपने संरचना को बदलने के साथ वो आपस में जुड़ गया, बस इसी को हम लोग पुष्प नाम देते हैं। अगर हम लोग एक फिगर से देखें तो ये इस तरह से होगा कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक तना है, ये एक तना है और यहाँ अगर ये रूपांतरित हुआ, ये अपने आकार को बदला और आकार को बदलने के साथ साथ ये जुड़ गया, संघनित हो जाएगा, तो यही एक टिपिकल फ्लावर का संरचना होता है। यही एक टिपिकल फ्लावर का संरचना होता है, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग पुष्प का और भी चीज देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पुष्प के उपयोग का। पुष्प का क्या उपयोग है, हम क्या उपयोग करते हैं पुष्प का, आप क्या उपयोग करेंगे पुष्प का। तो पुष्प आज से नहीं,
काफी सालों से यानी कि हमारे पूर्वज पुष्प का उपयोग करते रहा है। काफी समय पहले से पुष्प के उपयोग का अगर बात करें तो पुष्प का उपयोग काफी समय पहले से होते आ रहा है। जैसे धार्मिक कार्यों में हम लोग पुष्प का उपयोग करेंगे, सजावट में हम लोग पुष्प का उपयोग करते हैं। हम लोग यहाँ लिखते हैं, टॉपिक बनाते हैं, पुष्प के उपयोग। पुष्प के उपयोग क्या क्या है, पुष्प के उपयोग क्या क्या है। तो पुष्प के उपयोग का दोस्त अगर चर्चा करें तो होगा सबसे पहला धार्मिक कार्यों, किसी भी रिलीजियस पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुष्प का उपयोग करते हैं। भगवान की पूजा अर्चना में पुष्प का उपयोग किया जाता है। दूसरा, सजावट में, किसी भी तरह के सजावट में हम लोग क्या करते हैं, पुष्प का उपयोग करते हैं। तीसरा, हम लोग दुख यानी कि भावना को व्यक्त करने में, भावना को व्यक्त करने में, व्यक्त करने में, भावना को व्यक्त करने में हम लोग क्या करते हैं, पुष्प का उपयोग करते हैं। भावना जैसे कहने का मतलब खुशी, दुख, प्यार, इस तरह के किसी भी तरह के भावना को अगर हम लोग को दिखाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुष्प का उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पुष्प का और भी उपयोग है। इसके अलावा हम लोग खुशी, जीत, उत्साह, शौक, इस सब तरह के भावना को भी व्यक्त करने में क्या करते हैं, पुष्प का उपयोग करते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक उपयोग भी है। सांस्कृतिक उपयोग है पुष्प का, सांस्कृतिक उपयोग, सांस्कृतिक उपयोग है पुष्प का। इसके अलावा हम लोग श्रृंगार में भी पुष्प का उपयोग करते हैं। श्रृंगार में भी हम लोग पुष्प का उपयोग करते हैं। इत्र बनाने में पुष्प का उपयोग किया जाता है। इत्र, सेंट बनाने में, इत्र या सेंट बनाने में हम लोग पुष्प का उपयोग करते हैं। ये सारा उपयोग है पुष्प का जो मानव अपने पीछे से। इसके अलावा आप दवाई बनाने में भी पुष्प का उपयोग करते हैं। दवाई बनाने में आप पुष्प का उपयोग करते हैं। ये सारा उपयोग पुष्प का है जो हम लोग आज से नहीं, काफी समय पहले से यानी कि हमारे पूर्वज भी करते रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। तो ये हमारे पुष्प का उपयोग है, आपको ये याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पुष्प के संरचना। पुष्प का संरचना हम लोग शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्या है पुष्प का संरचना। चलिए पुष्प के संरचना को हम लोग 3 भाग में पढ़ेंगे। 3 भाग में डिवाइड करके बांट दिए हैं और 3 भाग में हम लोग पुष्प के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। निषेचन पूर्व संरचना एवं घटना, निषेचन और निषेचन पश्च संरचना एवं घटना, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। 3 चीजों को हम लोग बारी बारी से सबको देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। एक आउटलाइन डायग्राम पहले पुष्प का देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये है। अगर मान लेते हैं कि ये एक टिपिकल फ्लावर है, अगर ये एक टिपिकल फ्लावर है तो इसमें हम लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलता है, इसको हम लोग एक आउटलाइन डायग्राम समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं। चलिए ये रहा आपका एक पुष्प का टिपिकल फ्लावर, सॉरी पुष्प का टिपिकल स्ट्रक्चर, जिसमें इसको हम लोग बाह्य दलपुंज के नाम से जानेंगे। बाह्य दलपुंज, ये आपके बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका बाह्य दलपुंज, ये हो जाएगा आपका दलपुंज, दलपुंज। ये रहा आपका एंथर या परागकोश आप इसको कहते हैं। ये रहा आपका फिलामेंट या तंतु, फिलामेंट या तंतु। इसको मिला करके आप इस दोनों को मिला करके एंड्रोइसियम कहेंगे, एंड्रोइसियम। और इसके बाद यहाँ पर आपका 3 हिस्सा मिलेगा, जहां आपको इसको आप कहेंगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी।
स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों चीज आपको मिलता है ये सारा चीज मिलता है आपको कहाँ, तो एक टिपिकल फ्लावर में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का ये सारा कहानी है। यानी कि अभी जब उसमें निषेचन नहीं हुआ है उस कंडीशन में, यानी कि उस समय उस स्थिति में हम लोगों को ये सारा स्ट्रक्चर मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको बाह्य दलपुंज दिख रहा है, दलपुंज दिख रहा है, एंथर फिलामेंट दिख रहा है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसको मिला करके आप कहेंगे, इसको मिला करके आप कहेंगे गाइनोइसियम, इसको मिला करके आप क्या कहेंगे, गाइनोइसियम या स्त्री केसर। ये है एंड्रोइसियम या पुंकेसर, एंड्रोइसियम या फिर पुंकेसर के नाम से आप उसको जानेंगे। चलिए यहाँ पर एक और संरचना आपको मिल रहा है देखने के लिए, इसको आप कहेंगे थैलमस। क्या कहेंगे, थैलमस कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए जरा बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से निषेचन पूर्व का ये सारा कहानी है। चलिए अब आप देखिए जरा, अगर हम लोग पुष्प का बात करें तो पुष्प को एक टिपिकल फ्लावर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसके भाग को सबसे पहला हम लोग एक नंबर का बात करने जा रहे हैं, निषेचन पूर्व संरचना एवं घटना का। चलिए तो निषेचन पूर्व संरचना एवं घटना में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक पुष्प में संरचना होगा। निषेचन पूर्व में पुष्प को दो भागों में हम लोग बांटे, नंबर 1 और नंबर 2। पुष्प के पूरे भाग को हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। क्या सब, एक नंबर में है सहायक अंग, और दूसरे नंबर में होता है आवश्यक अंग। सहायक अंग और आवश्यक अंग, पुष्प का वो हिस्सा या पुष्प का वो भाग जो क्या करेगा कि जिसका होना पुष्प के लिए जरूरी है, यानी कि अगर वो नहीं है तो पुष्प फिर से जनन में भाग नहीं ले सकता है। अगर वैसा अंग जिसके नहीं होने पर पुष्प जनन में भाग नहीं लेगा, उस अंग को हम लोग आवश्यक अंग कहेंगे। और दूसरा हिस्सा जिसका होना या नहीं होना उतना आवश्यक नहीं है, उतना मायने नहीं रखता है, उसको हम लोग कहेंगे सहायक अंग। सहायक अंग का दो हिस्सा ए और बी, आवश्यक अंग का भी दो हिस्सा, आवश्यक अंग में भी दो हिस्सा। क्या सब, तो देखते हैं जरा। सहायक अंग का अगर हम लोग बात करें तो देखें हम लोग बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ये हो गया आपका बाह्य दलपुंज और फिर दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये दोनों सहायक अंग हैं। जबकि हम लोग आवश्यक अंग का बात करें तो पुंकेसर और स्त्री केसर, ये दोनों आवश्यक अंग हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर आवश्यक अंग है, ये आपको याद रखना है। सहायक अंग में बाह्य दलपुंज और दलपुंज, और आवश्यक अंग में पुंकेसर और स्त्री केसर भाग लेते हैं। अब आप जरा ध्यान देंगे कि सर ये सहायक क्यों, ये आवश्यक क्यों। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज पुष्प का बाहरी हिस्सा है, जैसा कि आप फिगर में देख चुके हैं पीछे कि पुष्प के बाहरी हिस्सा में बाह्य दलपुंज और दलपुंज है। बाह्य दलपुंज का काम है कि पुष्प जब कली अवस्था में है उस समय में वो क्या करता है, उसको सुरक्षा देने का काम करेगा। जबकि दलपुंज का काम ये होगा कि वो पुष्प को रंग देने का या फिर आकर्षक बनाने का कार्य करता है। अब आप अगर यहाँ देखें पुष्प में, अगर आप पुष्प में बात करें तो वहां होता क्या है कि जो दलपुंज है वो परागण के लिए भी कीट को या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को आकर्षित करने का कार्य करता है। आपको यहाँ याद ये भी रखना है कि बाह्य दलपुंज के इकाई को आप बाह्य दल कहेंगे, बाह्य दलपुंज के इकाई को आप बाह्य दल कहेंगे, जबकि दलपुंज के इकाई को आप दल कहेंगे। बाह्य दलपुंज के इकाई को बाह्य दल कहेंगे और दलपुंज के इकाई को आप दल कहेंगे। एंड्रोइसियम पुंकेसर के ये जनरली इसको पुमंग कहा जाता है। पुमंग और जायांग, यहाँ आप ऐसे लिखिए, इसको कर दीजिए पुमंग और इसको क्या लीजिए जायांग, पुमंग और जायांग। पुमंग का इकाई पुंकेसर कहलाएगा, जबकि जायांग का इकाई स्त्री केसर या अंडप के नाम से जाना जाता है। ये आपको
याद रखना है, चारों आपके लिए ऑब्जेक्टिव है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ये आपको याद रखना है। क्या सब कहा गया? सहायक अंग बाह्य दलपुंज और दलपुंज है, आवश्यक अंग पुमंग और जायांग है। बाह्य दलपुंज के इकाई को आप बाह्य दल कहेंगे, जबकि दलपुंज के इकाई को आप दल कहेंगे। पुमंग के इकाई को पुंकेसर कहा जाएगा और जायांग के इकाई को स्त्रीकेसर या अंडक के नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझ गए? चलिए बढ़ते आगे। पुंकेसर पुष्प का नरजनन अंग है और पुमंग, पुमंग या पुंकेसर भी कह सकते हैं, जायांग या स्त्रीकेसर भी कह सकते हैं। अलग अलग बुक अलग अलग तरह से यूज कर किया है, आपको इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि कहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर पुमंग जो है, पुमंग ये नरजनन हिस्सा, नरजनन अंग है, नरजनन अंग है। और जायांग जो है ये पुष्प का मादा जनन अंग है। पुमंग और जायांग फिर से अलग अलग डिवाइड किया गया है। पुमंग दो भागों से मिलकर बना है, जिसमें आपको एंथर, एंथर परागकोश और फिलामेंट तंतु, हिंदी भी आपको अगर लिखना है तो लिखते चलेंगे साथ के साथ। एंथर को आप कहेंगे परागकोश और फिलामेंट को आप कहेंगे तंतु। जबकि जायांग का बात करें तो जायांग तीन हिस्से से मिलकर बना है। क्या सब? तो स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। चलिए अब आप बारी बारी से देखेंगे, सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा। चलिए एक बार फिर से हम लोग पुष्प का फिगर बनाते हैं, जो आपके लिए आसान होगा समझने में। ये रहा आपका टिपिकल फ्लावर। चलिए ज्यादा, चलिए ध्यान दीजिए जरा। ये हुआ आपका बाह्य दलपुंज, बाहरी हिस्सा है जो क्या करेगा? पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा देगा। ये है दलपुंज, ये क्या कर रहा है? तो इसका काम होगा कि पुष्प को रंग देने का कार्य करेगा और दूसरे जीवों को परागकण के लिए, परागन के लिए ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ये वाला हिस्सा जो जिसको आप एंथर कह रहे हैं, एंथर, ये क्या करता है? यहाँ पर परागकोश का, सॉरी परागकण का निर्माण होगा। एंथर यानी कि परागकोश में परागकण का निर्माण होगा। जबकि तंतु, फिलामेंट, ये वाला हिस्सा है फिलामेंट, इसका कार्य होगा कि ये रहा फिलामेंट आपका, और इसका कार्य होगा कि ये एंथर को पुष्प से जोड़ करके रखने का कार्य करेगा। इसके बाद जो आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये रहा आपका स्टिग्मा, ये रहा स्टिग्मा, ये रहा स्टाइल और ये रहा ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपरी हिस्सा है, जिसका मुख्य कार्य होगा कि ये क्या करता है कि पुष्प में, सॉरी पुष्प में अगर परागकण कहीं से आ रहा है तो उसके लिए ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म का कार्य करता है, उसके लिए ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। जबकि ये स्टाइल, इसका कार्य होगा कि यहाँ पर आने वाले परागकण को आगे लेकर के आएगा। ओवरी क्या करता है? ओवरी सबसे निचला फूला हुआ हिस्सा है, जिसका कार्य होगा कि ये पुष्प में जब परागकण इंटर किया उसके बाद निषेचन की क्रिया के लिए ये क्या करता है? स्थान उपलब्ध करवाता है। तो ये सारा एक आउटलाइन डायग्राम है इसका। अब हम लोग बारी बारी से इस सारे चीजों को देखेंगे। मुख्य रूप से आपको एंथर पढ़ना है, फिलामेंट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। फिर आपको ओवरी पढ़ना, स्टिग्मा और स्टाइल का कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, स्टिग्मा और स्टाइल आपको बता दिया गया। चलिए तो हम लोग अब एंथर यानी कि परागकोश के संरचना के बारे में जरा सा देखते हैं कि परागकोश में का संरचना क्या है, वहां किस तरह से सारा चीज व्यवस्थित होता है। चलिए दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे परागकोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे जरा। अगर हम लोग परागकोश का बात करें तो ये पुष्प का नरजनन भाग, नरजनन अंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां पर परागकण का निर्माण होता है, जहां पर परागकण का निर्माण होता है। किसी भी एक परागकोश का अगर हम लोग बात करें, किसी भी एक परागकोश का, एंथर का अगर हम लोग बात करें तो वहां हम लोगों को दो लोब नजर आता है। एक परागकोश में हमें दो लोब जो है वो क्या होगा? नजर आएगा, जो एक दूसरे से संयोजी उत्तक से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। अगर आप एक टिपिकल इसका बात करें तो इस तरह से आपको जो है ये संरचना दिखाई देता है।
इस तरह से आपको ये संरचना दिखाई देता है। अगर आप इस तरह से भी बात करें, आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का फिगर बनाया गया है। यही संरचना परागकोश का है। परागकोश के प्रत्येक पाली में, जैसे ये एक पाली, ये दूसरा पाली, अब एक पाली में हम लोगों को एक पाली में दो कोष्ठ नजर आता है। एक पाली में दो कोष्ठ, एक कोष्ठ ये, दूसरा कोष्ठ ये, एक कोष्ठ ये और दूसरा कोष्ठ ये, इस तरह से। अब इस प्रत्येक कोष्ठ को हम लोग लघु बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे क्या कहा गया, परागकोश में दो लोब नजर आएगा, एक लोब में दो कोष्ठ नजर आएगा, और एक कोष्ठ को हम लोग लघु बीजाणुधानी या परागधानी के नाम से जानते हैं। लघु बीजाणुधानी या परागधानी के नाम से जानते हैं। और इसी परागधानी को हम लोग यहाँ पर इन लार्ज व्यू में देख रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर है एक परागधानी का। यहाँ से इसको इनलार्ज करके इस तरह से बनाया गया है। अब आपको देखना है लघु बीजाणुधानी या परागधानी, दोनों नाम याद रखना है, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन, माइक्रोस्पोरेंजियम और इसको आप परागधानी भी कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए जरा, इस स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग देखें तो हम लोग को दिखाई दे रहा है सर यहाँ जो है ना 4 स्ट्रक्चर है। नंबर 1 पे एपिडर्मिस है, नंबर 2 पे एंडोथीसियम है, नंबर 3 में मिडिल लेयर है, और चौथे नंबर में जो है टेपेटम सब नजर आ रहा है। तो सर बारी बारी से सबका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से लघु बीजाणुधानी होगा। लघु बीजाणुधानी का संरचना मुख्यतः गोलाकार या बेलनाकार हो सकता है। मुख्य रूप से बेलनाकार ही होता है, लेकिन कभी कभी ये आपको गोलाकार भी नजर आएगा। तो गोलाकार संरचना है। अनुप्रस्थ काट देखने पर हम लोग देखेंगे कि ये दो भाग से मिलकर बना है, परागधानी भित्ति और बीजाणुधानी भित्ति। परागधानी भित्ति और बीजाणुधानी भित्ति, तो ये संरचना परागधानी भित्ति का है। आगे हम लोग बीजाणुधानी भित्ति को भी देखेंगे। तो परागधानी भित्ति में देखिए जरा 4 परत, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। जो एपिडर्मिस है ये परागधानी का सबसे बाहरी परत है, और बाहरी परत जैसे ही आ रहा है तो हम लोगों को समझना ये है कि सर अगर बाहर में है ना तो हमको सुरक्षा देने का काम करेगा, मतलब हमको नहीं, पुष्प का बात कर रहे हम लोग, तो पुष्प को सुरक्षा देने का ये काम करेगा। यानी कि जो परागकोश है उस परागकोश के सबसे बाहरी हिस्सा को हम लोग एपिडर्मिस या हिंदी में हम लोग इसको बाह्य त्वचा के नाम से जानते हैं। दूसरा लेयर एंडोथीसियम, ये एपिडर्मिस के ठीक नीचे होगा, ये एपिडर्मिस के ठीक नीचे होगा, और सर इसका भी काम सुरक्षा ही देना होता है। ये एक स्तरीय है और सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, एक स्तरीय है और सेल्यूलोज से सर मिलकर के बना हुआ होगा। एपिडर्मिस के नीचे जो एंडोथीसियम लेयर है, यही इसी के मदद से परागकोश में स्फुटन होता है। स्फुटन मतलब क्या कि जब सर ये परागधानी भित्ति सर मैच्योर होगा ना, या फिर ये परागकोश सर जब मैच्योर होगा ना, तो यहाँ पर तो पोलन ग्रेन बन रहा है पराग का, जो हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ से जो बाहर आएगा सर पराग का ना, तो ये क्या होगा, यही इसी एंडोथीसियम के मदद से ये क्या होता है, यहाँ से बाहर आता है। चलिए मिडिल लेयर पे आते हैं। मिडिल लेयर ये जो है ना सर, ये 1 से 3 परत से मिलकर बना होगा। ये भी सिंगल लेयर, ये भी सिंगल लेयर, लेकिन ये जो होगा मिडिल लेयर, ये 1 से 3 परत से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है। या तो 1 परत हो सकता है, या 2 परत हो सकता है, या फिर 3 परत यहाँ पर उपस्थित हो सकता है। चलिए इसके बाद देखिए जरा, ये जो परागधानी भित्ति यानी कि मध्य स्तर, परागधानी भित्ति का मध्य स्तर है, ये क्या होगा कि इसके टूटने के बाद स्पोरोजीनस टिश्यू का निर्माण होता है। यही टूट करके या विभाजित होकर के क्या करता है, स्पोरोजीनस टिश्यू का निर्माण, स्पोरोजीनस टिश्यू को पोषण देगा, जिससे उसका निर्माण होता है। चलिए इसके बाद आता है टेपेटम। ये सबसे नीचे का निचला स्तर है, चौथा लेयर, जिसका काम होगा कि बना हुआ परागकण, जो परागकण बना है उसको ये पोषण देने का कार्य करता है। ये आपको याद रखना है। ये सारा कहानी है किसका, तो परागधानी भित्ति का, परागधानी भित्ति का। चलिए इसके बाद टेपेटम के इसके बाद परागधानी भित्ति के बाद आ जाता है क्या,
तो स्पोरोजीनस टिश्यू या बीजाणु जनन कोशिका। तो कोशिका का इस बीच में, इस मध्य में क्या होगा कि ऐसा कुछ कोशिका का समूह पाया जाएगा जो क्या करता है, परागकण के निर्माण का कार्य करेगा। जो क्या करेगा, परागकण का निर्माण का कार्य करता है। और परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग लघु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए, ये हो गया, हम लोग देख लिए किसका संरचना, तो पराग कोश का संरचना। इसके बाद हम लोग पराग कोश का स्फुटन देखते हैं। पराग कोश का स्फुटन, पराग कोश का स्फुटन। देखिए जरा, पराग कोश का स्फुटन किस तरह से होगा, डेhiscence ऑफ एंथर, डेhiscence ऑफ एंथर, डेhiscence ऑफ एंथर। एंथर किस तरह से टूटेगा, तो ध्यान दीजिए, जब पराग कोश मैच्योर होगा, परिपक्व होगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि इसका नाम जो है ना सर, वो है स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, याद रखना है, स्पोरोजीनस टिश्यू। चलिए देखिए जरा कि क्या होगा, डेhiscence ऑफ एंथर पे आते हैं। तो होता क्या है कि जब ये परिपक्व होगा, जब परागकोश परिपक्व होता है, तो परिपक्व होने के बाद क्या होगा कि ये जो इंडोथीसियम है, जहां पर इंडोथीसियम का जो लेयर है, यहाँ पर ये क्या होता है, इंडोथीसियम पहले तो मिडिल लेयर, पहले टेपेटम टूट करके पोषण दे देगा, उसके बाद मिडिल लेयर थोड़ा सा थिन होगा, पतला होगा, उसके बाद इंडोथीसियम का लेयर टूटता है, और टूटने के बाद वहां से वो क्या होगा, बाहर आता है। कौन बाहर आएगा, तो यहाँ पर जो परागकण बना है सर, वो क्या होगा कि जैसे ही इंडोथीसियम का लेयर टूटेगा, उसको वो क्या होगा, वहां से बाहर आ जाता है। तो ये पूरा डेhiscence ऑफ एंथर का कहानी है। कुछ नहीं, ध्यान दीजिए जरा, यहाँ दिखाया गया है मैच्योर एंथर का फिगर आपको बताया गया। मैच्योर एंथर है ये, क्या है ये मैच्योर एंथर, तो ध्यान दीजिए, ये सबसे पहले परागकण बन गया, परिपक्व हो गया, परागकण का निर्माण हो गया, परिपक्व हुआ तो परागकण का निर्माण हुआ। जब परागकण का निर्माण हुआ तो टेपेटम परागकण को पोषण देने में टूट गया, मिडिल लेयर धीरे धीरे पोषण जब खत्म हुआ तो इसको पोषण देने में आया, और इसके बाद जो ये वाला हिस्सा है इंडोथीसियम, ये तो आपको शुरुआत में ही कहा गया, इसी का मेन रोल है, जो क्या करेगा, ये अगर टूटेगा तो इसके टूटने के बाद ही वो क्या करता है, ये परागकण यहाँ से बाहर आएगा, ये टूटेगा और यहाँ से ये परागकण बाहर आएगा। जहां पर ये टूटता है, जहां पर ये टूटता है, ये टूटा हुआ हिस्सा जो है, इसको हम लोग कहते हैं एस्टोमियम, एस्टोमियम या ओष्ठ कोशिका के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एस्टोमियम या ओष्ठ कोशिका के नाम से हम लोग जानते हैं। परागकण आ गया बाहर। अब हम लोग परागकोश का संरचना देखें। अब हम लोग परागकोश में जो परागकण बना है उसका क्या संरचना है, उसके बारे में अब हम लोग जरा देख लेते हैं। चलिए, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये परागकण का संरचना है। परागकण को मुख्य रूप से पुष्प के लिए नर युग्मक का नाम दिया गया, लेकिन अभी तुरंत हम लोग देखेंगे कि परागकण हकीकत में नर युग्मक है नहीं। परागकण के नीचे एक कोशिका और है, जिसमें जब परागकण परिपक्व होगा और परागकण में पॉलन ग्रेन के परिपक्व के बाद उसमें जो विभाजन होगा तो दो कोशिका का निर्माण होता है, और उसी दो में से एक कोशिका नर युग्मक का कार्य पुष्प में करता है। चलिए, तो बात का बात है, पहले हम लोग परागकण का संरचना देखते हैं। परागकण को पुष्प के लिए नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका माना जाता है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहने का मतलब है कि ये क्या करेगा कि परागकण में यानी कि पुष्प में जो नर युग्मक का निर्माण होगा वो इसी परागकण में होगा, इसीलिए नर युग्मकोद्भिद का प्रथम कोशिका जो है इसको माना जाता है। चलिए, इसमें केंद्रक होगा, इसका आकार अलग अलग पादप के लिए बदलते रहेगा, जीवन काल भी इसका अलग अलग पादप के लिए बदलते रहता है। सबसे छोटा जो परागकण है
वो लगभग 10 माइक्रोमीटर के आसपास, और जो सबसे बड़ा परागकण है वो लगभग 200 माइक्रोमीटर के आसपास माना जाता है। इतना लंबाई सबसे कम और 200 माइक्रोमीटर की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है। चलिए, परागकण दो आवरण से मिलकर बना होगा। जो सबसे बाहर का आवरण बना आपको दिख रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं एग्जाइन, और जो इनर लेयर ये वाला आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन, बाहरी लेयर एक्साइन और आंतरिक लेयर इंटाइन। चलिए देखते हैं एक्साइन के बारे में। देखते हैं एक्साइन काफी ज्यादा मजबूत लेयर है, इसलिए आपको दिखाया भी गया है कि ये काफी ज्यादा मजबूत है। ये बना हुआ होता है स्पोरोपोलिनिन से। इससे बना हुआ होगा तो स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा पदार्थ है जो सीमेंट के तरह कार्य करता है परागकण के लिए। किसी भी तरह के चीजों को ये ना तो यहाँ से अंदर जाने देता है और ना ही ये यहाँ से बाहर आने देता है। स्पोरोपोलिनिन याद रखना है आपको, एक्साइन जो स्पोरोपोलिनिन से बना है, ये जैविक अपघटन इसका नहीं हो सकता है। जैविक अपघटन कहने का मतलब ये, जैविक अपघटन कहने का मतलब ये कि यहाँ पर, जैविक अपघटन कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर कोई भी सूक्ष्म जीव या किसी भी तरह का कोई चीज यहाँ पर इसको प्रभावित किया तो ये क्या होगा, ये टूट नहीं सकता है, खत्म नहीं हो सकता है। बात समझ गए, याद रखना है। चलिए अब इसके बाद इंटाइन, ये बाहरी लेयर है जो पेक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है, जिसको हम लोग पेक्टोसेल्यूलोज भी कह सकते हैं। बाह्य छोर यानी कि जो एक्साइन है, इसके ऊपर एक जनन छिद्र पाया जाएगा। ध्यान दीजिए जनाब कि क्या होगा कि जब ये परागकण मैच्योर होगा, इसमें विभाजन होगा, और यहाँ पर जो आपको ये कोशिका नजर आ रहा है, इसी कोशिका में विभाजन के बाद, या केंद्रक इसको कह सकते हैं आप, केंद्रक में विभाजन के बाद नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, और वो नर युग्मकोद्भिद नर युग्मक का आगे कार्य करेगा। तो ये यहाँ से बाहर कैसे आएगा, तो यहाँ से बाहर आने के लिए कहीं कहीं आपको दिख रहा है कि स्पोरोपोलिनिन की मात्रा कम है। तो जहां स्पोरोपोलिनिन की मात्रा कम है वहां से ये टूटता है, और उस टूटने वाले जगह को हम लोग जनन छिद्र के नाम से जानते हैं, और बाद में वहीं से हमारा परागकण बाहर आकर के आगे कार्य करता है। तो अब हम लोग जरा सा नर युग्मकोद्भिद की, नर युग्मकोद्भिद का संरचना, युग्मकोद्भिद, अब हम लोग जरा नर युग्मकोद्भिद का संरचना देख लेते हैं कि किस तरह से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। चलिए, और परिवर्धन या परिवर्तन उसमें किस तरह से होता है, नर युग्मकोद्भिद में किस तरह से परिवर्तन होता है, इसको हम लोग देखेंगे। जब ये हमारा परागकण मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, जब ये हमारा मैच्योर हो गया परागकण, चलिए ये मान लेते हैं कि ये एक परागकण है। ठीक, अब इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, यहाँ फिगर आपको दिखाई दे रहा है। एक हम लोग सिंपल सा डायग्राम यहाँ ड्रॉ करते हैं। चलिए देखते हैं जरा क्या होगा। ये परागकण है, यहाँ इसका ये केंद्रक है। ये क्या होगा कि कुछ समय के बाद, यानी कि जब ये परिपक्व होगा, तो ये दो भागों में विभाजित होगा। एक हिस्सा बड़ा होगा और दूसरा हिस्सा काफी छोटा होगा। ठीक, एक हिस्सा काफी बड़ा होगा और दूसरा हिस्सा काफी छोटा होगा। अब आप देखिए यहाँ कि ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, इसको हम लोग नाम देते हैं कायिक कोशिका, इसको हम लोग नाम देंगे कायिक कोशिका, और जो छोटा वाला हिस्सा है इसको हम लोग नाम देते हैं जनन कोशिका। एक हो जाता है कायिक कोशिका, जिसको हम लोग वेजिटेटिव सेल के नाम से जानेंगे, दूसरा है जनन कोशिका, जिसको हम लोग जेनरेटिव सेल के नाम से जानेंगे। ये जो कायिक कोशिका है, इसका कार्य होगा कि ये परागकण का जब निर्माण होगा तो ये क्या करता है कि पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर बात ये है कि सर परागकण आ कहाँ से रहा है, तो ये जनन कोशिका जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, इसी में विभाजन के बाद, यही विभाजित हो करके परिपक्वन के बाद विभाजित होगा, और विभाजित होने के बाद ये क्या करेगा कि यहाँ पर परागकण का निर्माण करता है। अब आपको यहाँ पर याद ये रखना है कि हमारा जो परागकण है, नर युग्मक का कार्य परागकण करता, परागकण करेगा, लेकिन परागकण में उपस्थित जनन कोशिका क्या करेगा, नर युग्मक का कार्य करता है। ठीक,
तो ये हो गया प्रथम चरण, नर युग्मकोद्भिद के बनने का प्रथम चरण। क्या लिख देते हैं हम लोग, ये प्रथम चरण। अब देखिए जरा द्वितीय चरण, इसका दूसरा चरण भी होगा जो परागन के बाद होगा। जब ये हमारा परागकण, जब ये परागकण किसी एक पुष्प के एंथर से दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है, तो उस समय में क्या होगा कि ये जो हमारा जनन कोशिका है जो परागकण का निर्माण किया है, यहाँ से कुछ केमिकल, कुछ रासायनिक पदार्थ बाहर आकर के क्या करता है कि कुछ एक नली नुमा संरचना का निर्माण करेगा। उस नली नुमा संरचना से ही हमारा परागकण स्टिग्मा से ओवरी तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया को, यानी कि ये जो नली नुमा संरचना का निर्माण हुआ है, उसको आप पराग नलिका कहेंगे। जब हम लोग पुष्प के संरचना के दूसरे हिस्से यानी कि निषेचन में पहुंचेंगे तो वहां पर इस चीज के बारे में आपको डिटेल किया जाएगा कि पराग नलिका के निर्माण में कौन सा रसायन भाग ले रहा है और किस तरह से पराग नलिका, वहां से पराग नलिका के द्वारा हमारा परागकण एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने का कार्य कर रहा है। चलिए आगे के क्लास में हम लोग जिस तरह से ये नरजनन अंग के बारे में देख लिए, पुष्प के नरजनन अंग के बारे में, आगे के क्लास में हम लोग मादा जनन अंग यानी कि स्त्री केसर या जायांग के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।